CH9A09 चमत्कार को नमस्कार। जैसे ही आदित्य और प्रोफेसर शाह को एहसास होता है कि मेयर नागेश के माथे से एक सुई गायब है, दोनों चौंक कर आसपास देखने लगते हैं। कहीं सुई नीचे तो नहीं गिरी गई। तभी आदित्य का ध्यान जाता है और वो बेड के नीचे झांक कर देखता है। आदित्य को एक सुई दिखाई देती है और वो उसे अपने हाथ में लेकर प्रोफेसर शाह से कहता है, प्रोफेसर देखिए, ये सुई आगे से मुड़ गई है। इसका क्या मतलब हुआ आदित्य? क्या मेयर की लाइफ को खतरा है? प्रोफेसर ने चिंता जताते हुए पूछा। इस पर आदित्य ने जवाब दिया, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। मेयर के माथे से एक एक करके सारी सुइयां निकालनी होगी। अगर सभी सुइयां इसी तरह आगे से मुड़ी हुई निकलती है तो मेयर की जिंदगी को कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर एक भी सुई सीधी निकली तो मामला गड़बड़ हो सकता है। आदित्य की बात सुनते ही प्रोफेसर टेंशन में आ जाते हैं। आदित्य, अगर मेयर को कुछ हो गया तो तुम, मैं और ये पूरा हॉस्पिटल सब गए समझो। पर प्रोफेसर की बात को आदित्य ने कुछ खास ध्यान से नहीं सुना, क्योंकि वो अपना सारा ध्यान सुइयां निकालने में लगा रहा था। आदित्य ने धीरे धीरे सुइयां निकालनी शुरू की और 8 सुइयां निकाल ली, जो सारी की सारी आगे से मुड़ी हुई थी। बस ये आखिरी सुई भी इसी तरह आगे से मुड़ी हुई निकलनी चाहिए, प्रोफेसर ने नर्वस होते हुए आदित्य से कहा। जैसे ही आदित्य ने आखिरी सुई निकाली, प्रोफेसर का पहला रिएक्शन था, बचा लिया भगवान। ठीक उसी समय मेयर नागेश ने भी अपनी पलकें झपकाईं। फिर आदित्य ने उनसे पूछा, कैसा फील कर रहे हैं आप? ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अभी अभी जन्म लिया हो, एकदम तरोताज़ा, मेयर नागेश ने धीरे से कहा। और आपके इस नए जन्म की खास बात क्या है, पता है मेयर? सुई ऑन और मिर्गी गॉन, प्रोफेसर ने अपने हाथ में पकड़ी 10 सुइयां दिखाते हुए कहा। ये सुनते ही नागेश बेड से उठकर खड़े हो जाते हैं और आदित्य से पूछते हैं, क्या ये सच है आदित्य? आदित्य इस बात का कोई जवाब नहीं देता और बस मुस्कुरा देता है। ये देखकर नागेश के चेहरे पर भी एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। कहने को तो थैंक यू एक छोटा सा शब्द है, पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट है। होटल रॉयल राज में 7 दिनों के लिए एक स्पेशल बुकिंग, खाना पीना, जकूजी, सौना बाथ, पर्सनल स्विमिंग पूल। बस वहां पहुंच जाओ और एंजॉय करो। लेकिन आदित्य नागेश का ऑफर सुनकर उन्हें ना कहता है, प्लीज सर, मेरी दुकान का इशू सॉल्व हो जाए, मेरे लिए उतना ही काफ़ी है और सच कहूँ तो ट्रीटमेंट के बाद आपको आराम की ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए होटल रॉयल राज में आप ही को जाना चाहिए। ये सुनकर नागेश आदित्य की ओर देखते हैं, क्या ये तुम्हारा फाइनल डिसीजन है? सर, अगर आपको बुरा लगा हो तो सॉरी, पर हाँ। आदित्य की फीलिंग्स की कद्र करते हुए मेयर नागेश उसके डिसीजन को मान लेते हैं और फिर आदित्य उनसे विदा लेकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद आदित्य हॉस्पिटल में अपने चाचा विक्रम से मिलने जाता है। तारांकन 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 तारांकन। पापा देखिए, आदित्य आया है। आदित्य को देखते ही मोहनीश की आवाज में खुशी झलकने लगती है। आदित्य देखता है कि उसके चाचा विक्रम पहले से काफी बेहतर और सेहतमंद लग रहे हैं। मैंने आपकी रिपोर्ट्स देखी चाचू, आप बहुत जल्द पूरी तरह रिकवर हो जाएंगे, आदित्य ने विक्रम से कहा। इस पर मोहनीश बोला, पापा को तो रिकवर होना ही था। फिर मोहनीश ने विक्रम की तरफ देखकर कहा, पापा ये सब आदित्य का कमाल है। आपके दिल ने तो धड़कना बंद कर दिया था, पर पता नहीं आदित्य ने क्या जादू किया और आपको क्या दवाई खिलाई। थोड़ी ही देर में आपका दिल बुलेट ट्रेन की तरह धक 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 करने लगा। मोहनीश ने एक सांस में विक्रम को सारी बात बता दी, जिस पर आदित्य ने बस इतना कहा, मैं ऐसे कैसे विक्रम चाचू को जाने देता। अभी तो उनके हाथों की कितनी कचौड़ियां खानी है मुझे, पर जाना तो पड़ेगा ही। तब तक मोहनीश व्हीलचेयर लेकर वहां आ जाता है। इस हॉस्पिटल से घर तो जाना पड़ेगा। आदित्य मोहनीश के साथ मिलकर विक्रम को व्हीलचेयर पर बैठाता है और फिर वो लोग वार्ड से बाहर निकलते हैं। जैसे ही वो लोग थोड़ा आगे पहुंचते हैं, एक तेज आवाज उनके कानों में पड़ती है, हटो हटो, इमरजेंसी है, साइड साइड। आदित्य देखता है कि कुछ लोग स्ट्रेचर पर एक मरीज को लिए भागते हुए आदित्य की तरफ ही आ रहे हैं। मोहनीश ने फौरन रास्ता देने के लिए विक्रम की व्हीलचेयर को बाईं तरफ मोड़ दिया, लेकिन आदित्य अभी भी वहीं खड़ा था। जैसे ही वो लोग स्ट्रेचर लेकर आदित्य के पास आए, उसने देखा स्ट्रेचर पर एक यंग लड़का लेटा हुआ है और उसका हाथ पकड़े एक औरत साथ साथ भागते हुए जा रही है। कार्तिक, बच्चा आंखें खोल, अपनी मॉम को देख।
कार्तिक तुम्हें कुछ नहीं होगा, मॉम है। जैसे ही वो स्ट्रेचर आदित्य के पास से निकला, लॉकेट की शक्ति से आदित्य को दिखा कि कार्तिक की आत्मा उसके शरीर को छोड़कर बाहर निकल चुकी है। आदित्य ने झट से कार्तिक की आत्मा को रोकते हुए कहा, कहाँ जा रही हो, वापस जाओ अपने शरीर में। लेकिन कार्तिक की आत्मा ने आदित्य की बात नहीं मानी, पर आदित्य भी कहाँ कम था। उसने भी आत्मा को जबरदस्ती रोकते हुए कहा, इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तभी आदित्य देखता है कि पहले हॉस्पिटल स्टाफ स्ट्रेचर लेकर एक कमरे में गए। उनके ठीक पीछे पीछे डॉक्टर और वो औरत जो दिखने में काफी अमीर लग रही थी, अपने बॉडीगार्ड्स के साथ भागते भागते उसी कमरे में चली गई। ये सब देखकर पता नहीं क्यों आदित्य को भी लगा कि उसे उस कमरे के पास जाना चाहिए। जब आदित्य उस कमरे के पास गया तो उसने देखा वहां डॉक्टर अर्जुन राठी मौजूद थे, कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के एचओडी, और वो कार्तिक की मॉम से बात कर रहे थे। हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, पर शायद कार्तिक ने ही गिव अप कर दिया है मिसेस कपूर, मेरा बच्चा। ये बोलते हुए मिसेस कपूर टूट जाती है और रोने लगती है, मगर फिर वो अपने आप को संभालते हुए कहती है, क्या कोई तरीका नहीं है जिससे कार्तिक को बचाया जा सके। इस पर डॉक्टर राठी कहते हैं, आप कार्तिक की माँ हैं, तो मैं आपकी मेंटल कंडीशन समझ सकता हूँ, बट आई एम सॉरी मिसेस कपूर, कभी कभी हमें कड़वी सच्चाई एक्सेप्ट करनी पड़ती है। ट्रस्ट मी, हमने अपना 100 नहीं 1000% दिया है। और अगर मैं 10 करोड़ देने की बात करूं तो मिसेस कपूर ने कहा। 10 करोड़ का नाम सुनते ही डॉक्टर राठी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। 10 करोड़ मतलब हर महीने इंटरेस्ट भी गिनूं तो कम से कम 10 लाख जितना होगा। फिर तो बैठे बैठे खाओ और ऐश करो, जिंदगी के मजे लूटो। डॉक्टर अर्जुन राठी ने मन ही मन सारा कैलकुलेशन कर लिया, फिर भी वो एक बार कंफर्म करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने धीरे से मिसेस कपूर से पूछा, मिसेस कपूर, आयुष्यो आप 10 करोड़ तक खर्च करना चाहेंगी? मैं जानती हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं डॉक्टर राठी। मिसेस कपूर ने कहा, अगर मेरे बेटे के बचने के 0.0001% चांसेस भी है ना, तो भी मैं वो चांस लेने को तैयार हूँ। आप स्पेशलिस्ट को बुलवाए, इंडिया में कहीं से भी, अगर चाहे तो इंडिया के बाहर से भी, कहीं पर भी हो, आई एम रेडी टू पे। बस मेरे कार्तिक को कुछ भी करके बचा लीजिए। मिसेस कपूर की बात सुनकर डॉक्टर अर्जुन राठी ने फिर से एक बार स्ट्रेचर पर लेटे कार्तिक की तरफ देखा और मन ही मन कहा, 10 करोड़ का बैंक अकाउंट में आना मुश्किल लग रहा है। तभी कमरे के बाहर से किसी ने आवाज दी, क्या मैं ट्राई कर सकता हूँ? वो आवाज आदित्य की थी। इतना कहकर आदित्य कमरे के अंदर आ गया और वो अकेला नहीं था। आदित्य के साथ थी कार्तिक की आत्मा, जो सिर्फ आदित्य को दिखाई दे रही थी। आदित्य को देखते ही डॉक्टर अर्जुन राठी के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। ओ गॉड, अब ये कौन आ गया? कहीं इसने मेरा 10 करोड़ रुपए का नुकसान करवा दिया तो? ये ख्याल आते ही डॉक्टर अर्जुन राठी ने वहां खड़े गार्ड्स को ऑर्डर देते हुए कहा, खड़े खड़े देख क्या रहे हो? ये आदमी बाहर खड़ा हमारी सारी बातें सुन रहा था, भगाओ इसे यहाँ से। ये सुनकर गार्ड्स आगे बढ़ते हैं ताकि वो आदित्य को बाहर निकाल सके, पर तभी मिसेस कपूर उन्हें रोकते हुए कहती है, खबरदार, इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। मिसेस कपूर की आवाज सुनकर गार्ड्स रुक जाते हैं। फिर मिसेस कपूर आगे कहती हैं, अगर ये मेरे कार्तिक की जान बचाने की कोशिश करना चाहता है तो मैं इसके साथ हूँ। और तुम? उद्धरण चिन्ह। मिसेस कपूर ने आदित्य की तरफ देखकर आगे कहा, तुम भी सुन लो, ये तो तुमने कार्तिक को बचाने की बात की है, इसलिए तुम अभी तक यहाँ खड़े हो, वरना हमारे मामले में टांग अड़ाने की सजा के तौर पर मैं तुम्हें जेल भिजवा देती। इस पर आदित्य ने कोई जवाब देना ठीक नहीं समझा तो मिसेस कपूर ने आगे कहा, वैसे तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम कोई बहुत बड़े डॉक्टर हो। फिर भी मैं बता दूं कि यहाँ के बड़े से बड़े कार्डियोलॉजिस्ट ने कह दिया है कि मेरे बेटे कार्तिक का इलाज इम्पॉसिबल है। क्या तुम इसे पॉसिबल कर पाओगे? इस पर आदित्य कहता है, बस मुझे एक मौका चाहिए। नहीं मिसेस कपूर, मुझे लगता है आप दिल से फैसला ले रही हैं, दिमाग से नहीं। आपका 10 करोड़ का नुकसान हो सकता है और आप ही ने अभी कहा कि इसे देखकर लगता नहीं कि इसे कुछ आता होगा, तो फिर क्यों रिस्क लेना चाहती हैं आप? मेरी बात मानिए, ये बस आपके पैसों में इंटरेस्टेड है। डॉक्टर अर्जुन राठी की बात सुनकर मिसेस कपूर निराश हो जाती हैं, जैसे उन्होंने भी कार्तिक के जीने की उम्मीद छोड़ दी हो और एक्सेप्ट कर लिया हो कि कार्तिक अब इस दुनिया में नहीं रहने वाला है। ये सब देखकर आदित्य कार्तिक की आत्मा की तरफ देखता है। फिर आदित्य मिसेस कपूर से कहता है, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मुझे आपसे 1 रुपया भी नहीं चाहिए।
मैं फ्री में कार्तिक का इलाज करूंगा। आदित्य की बात सुनते ही डॉक्टर अर्जुन राठी को लगता है कि ये पक्का कोई पागल लड़का है। कोई इंसान 10 करोड़ रुपए के लिए कैसे मना कर सकता है। फिर डॉक्टर अर्जुन राठी मिसेस कपूर से कहते हैं, मुझे लगता है ये लड़का ऐसे ही यहाँ टाइम पास के लिए आया है, बेहतर होगा गार्ड्स को कहकर इसे रूम से बाहर निकलवा दीजिए। ये सुनते ही आदित्य कार्तिक की आत्मा को लेकर कार्तिक की स्ट्रक्चर के पास आता है। ये देखकर गार्ड्स भी आदित्य को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। पकड़ लो इस पागल को। मिसेस कपूर के गार्ड्स जाकर आदित्य को पकड़ते हैं और उसे कमरे से बाहर निकालने लगते हैं कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है और सीनियर डॉक्टर मांजरेकर की एंट्री होती है। जैसे ही डॉक्टर मांजरेकर कमरे के अंदर आते हैं और देखते हैं कि गार्ड्स ने एक आदमी को पकड़ रखा है, उन्हें समझ नहीं आता कि यहाँ क्या हो रहा है, तो वो ऊंची आवाज़ में पूछते, कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या चल रहा है। तभी डॉक्टर मांजरेकर का ध्यान जाता है कि गार्ड्स ने जिस इंसान को पकड़ रखा है वो और कोई नहीं बल्कि आदित्य है। ओ माय गॉड आदित्य, मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा तुमसे दोबारा मिलना होगा। विक्रम को ठीक करने के बाद आज पहली बार आदित्य डॉक्टर मांजरेकर से मिल रहा था। तो इसका मतलब आप इस पागल को जानते हैं डॉक्टर मांजरेकर? डॉक्टर अर्जुन राठी ने हैरान होकर पूछा। बिल्कुल डॉक्टर राठी, ये तो प्राचीन चिकित्सा विधियों का एक्सपर्ट है। ये इंसान तो पालक झपकते ही अपनी विद्या से न जाने कितने पेशेंट्स को ठीक कर सकता है। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो इतना एक्सपीरियंस्ड भी नहीं दिखता, डॉक्टर राठी ने चौंकते हुए कहा। ये सब सुनकर मिसेस कपूर ने पूछा, डॉक्टर आपने ये सब सुना है या फिर अपनी आंखों से देखा भी है? ऑफ कोर्स, ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ है। मेरे एक पेशेंट की हार्ट बीट्स बंद हो गई थी, पर पता नहीं इसने आखिरी वक्त में उस पेशेंट को ऐसी क्या दवाई दी कि उसका दिल दोबारा नॉर्मल तरीके से धड़कने लगा। उस दिन से तो मैं इसका ज़बरदस्त फैन बन गया हूँ। मैंने लाइफ में ऐसा मिरेकल पहले कभी नहीं देखा था। तो क्या ये मेरे कार्तिक की जिंदगी भी बचा सकता है? इससे पहले कि डॉक्टर मांजरेकर मिसेस कपूर की बात का जवाब देते, डॉक्टर राठी ने बात काटते हुए कहा, मिसेस कपूर प्लीज, आप कार्तिक की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकती। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर डॉक्टर राठी बोलते बोलते रुक जाते हैं और आदित्य को घूरने लगते हैं। तो मिसेस कपूर डॉक्टर राठी के पास जाकर कहती हैं, अच्छा हुआ आपने खुद ही बोलते बोलते ये बात रियलाइज कर ली डॉक्टर राठी। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर कार्तिक के बचने का 0.0001% चांस भी है तो मैं वो लूंगी। ये सुनकर डॉक्टर राठी हैरान रह जाते हैं। फिर मिसेस कपूर डॉक्टर राठी से आगे कहती है, आपको लगता है आदित्य को पैसे चाहिए, पर आदित्य तो पहले ही कह चुका है कि वो 1 रुपया भी नहीं लेगा, तो फिर कोशिश करने में क्या हर्ज है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप वो 10 करोड़ रुपए हासिल करना चाहते हैं और आपको डर है कि कहीं आदित्य की वजह से आपका नुकसान ना हो जाए? अरे नहीं नहीं मिसेस कपूर, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? इतना कहकर डॉक्टर राठी डॉक्टर मांजरेकर की तरफ घूर कर देखते हैं। डॉक्टर मांजरेकर समझ जाते हैं कि वो अपनी नाराजगी जता रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी। एक डॉक्टर होने के नाते हमारे लिए हमारे पेशेंट की जिंदगी बचाना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर मांजरेकर ने डॉक्टर राठी को अपनी हिप्पोक्रेटिक ओथ याद दिलाते हुए कहा। इस पर डॉक्टर राठी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहते हैं, एक डॉक्टर होने के नाते आपको साइंस पर भरोसा होना चाहिए, मिरेकल्स पर नहीं। आपने मुझे डिसअपॉइंट किया है डॉक्टर मांजरेकर। जी नहीं। तभी आदित्य बीच में बोल पड़ता है, मैं कार्तिक कपूर को दवाई और ट्रीटमेंट दूंगा, उसका नतीजा देखकर आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा। अच्छा, पर तुम कार्तिक का इलाज करोगे कैसे? कार्तिक को मरे हुए तो 20 मिनट हो चुके हैं, तो अब क्या होगा आगे कहानी में? क्या आदित्य डॉक्टर राठी की चुनौती स्वीकार कर कार्तिक को दोबारा जिंदा कर पाएगा, या फिर इस बार उसका लक और लॉकेट दोनों उसे धोखा दे जाएंगे? क्या कार्तिक की आत्मा अब भी वही है या फिर वो कार्तिक के शरीर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है? क्या इस बार भी डॉक्टर मांजरेकर को कोई मिरेकल देखने को मिलेगा, या फिर आदित्य में उनका विश्वास झूठा साबित हो जाएगा? 10 मालामाल जिंदगी। कमरे में डॉक्टर राठी की आवाज गूंज उठती है, बोलो आदित्य, क्या तुम एक मरे हुए इंसान का इलाज करोगे? कैसे करोगे? कार्तिक की बॉडी के पास जाकर कहोगे जागो, उठो, अभी तुम्हें मरे हुए सिर्फ 20 मिनट ही हुए हैं, तो टन लेकर वापस आ जाओ। और कार्तिक की आत्मा ये सब सुनकर इमोशनल होकर उसकी बॉडी में वापस आ जाएगी। दूसरों को बेवकूफ़ बनाना बंद करो आदित्य। आदित्य को एक पल को लगा कि डॉक्टर राठी ने उसके दिल की बात कह दी है। आदित्य ने मन ही मन सोचा,
मेरा प्लान तो कुछ ऐसा ही था कि मैं कुछ भी करके कार्तिक की बॉडी के पास पहुंच जाऊंगा और कार्तिक की आत्मा को उसके शरीर में वापस भेज दूंगा। फिर कार्तिक जाग जाएगा। पर अब ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि ये आत्मा वाली बात मैं किसी को बता नहीं सकता। डॉक्टर राठी ने आदित्य की खामोशी का फायदा उठाया और कहा, इस पागल को बाहर का रास्ता दिखा दो और अगर न माने तो पुलिस वाले हॉस्पिटल के बाहर तैनात होती ही है। नहीं, आप ऐसा नहीं आकर सकते डॉक्टर राठी, मिसेस कपूर ने कहा और फिर डॉक्टर मांजरेकर से पूछा, आप क्या कहते हैं? डॉक्टर मांजरेकर समझ चुके थे कि डॉक्टर राठी की पहुंच हॉस्पिटल में बहुत ऊपर तक है और उनसे पंगा लेना भारी पड़ सकता है, पर वो कार्तिक की जान भी बचाना चाहते थे और उन्हें आदित्य पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने थोड़ा चतुराई से काम लिया। मिसेस कपूर देखिए, हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए। मेरे पेशेंट का भी दिल काम करना बंद कर चुका था, लेकिन ये भी सच है कि हर बार रिजल्ट एक जैसा हो इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इट्स ओके डॉक्टर मांजरेकर। फिर मिसेस कपूर ने आदित्य की ओर देखा और आदित्य से कहा, प्लीज गो अहेड। मेरे कार्तिक की जान और मेरी सारी उम्मीद अब आप पर टिकी है। डॉक्टर राठी को ये सब ठीक नहीं लग रहा था। मैं फिर से कहता हूँ, मेरी बात समझिए। कार्तिक इज नो मोर। अब बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आदित्य डॉक्टर राठी की बात को नजरअंदाज करते हुए कार्तिक के पास जाता है और धीरे से कार्तिक के मुंह के जरिए उसकी आत्मा को उसके शरीर में दोबारा भेज देता है। फिर आदित्य अपनी जेब से एक बोतल निकालता है और विक्रम चाचू की तरह कार्तिक के मुंह में भी वो भस्म डाल देता है। तभी डॉक्टर राठी ताना मारते हुए कहते हैं, क्या हुआ? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? 2 to 3 नहीं, अब तो 5 मिनट हो गए। मैं कब से चमत्कार होने का इंतजार कर रहा हूँ, पर मुझे पता है कोई चमत्कार नहीं होने वाला। क्यों है न? इसके बाद डॉक्टर राठी गुस्से में डॉक्टर मांजरेकर से कहते हैं, आप मेरे केबिन में आकर मुझसे मिलो। डॉक्टर राठी की बात सुनते ही डॉक्टर मांजरेकर का चेहरा उतर जाता है। अरे यार, कैसी मुसीबत में फंस गया। मैं तो बस मदद करना चाहता था, मुझे क्या पता था कि ये आदित्य तो तुक्का मास्टर निकलेगा। तभी मिसेस कपूर कार्तिक के पास जाकर रोने लगती है, मेरा बच्चा। कुछ देर के लिए वहां खड़े सब लोग चुप हो जाते हैं, पर आदित्य को सबसे ज्यादा बुरा लग रहा होता है। ये कैसे हो सकता है? विक्रम चाचू को तो मैंने जैसे ही ये दवाई खिलाई थी, वो फौरन ठीक हो गए थे और कार्तिक की आत्मा भी उसके शरीर में वापस चली गई है। चाचू के माथे की तरह कार्तिक के माथे पर लाल क्रॉस का निशान भी नहीं है, तो फिर कार्तिक उठ क्यों नहीं रहा? आदित्य दुविधा में पड़ जाता है। डॉक्टर राठी ये सब देखने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने डॉक्टर मांजरेकर से कहा, 10 मिनट में मेरे केबिन में मिलते हैं। पर आदित्य ने उन्हें रोकते हुए कहा, क्या आप 10 मिनट रुक सकते हैं सर? कार्तिक बस थोड़ी देर में जागने ही वाला है। ऐसा कहते हुए आदित्य ने धीरे से कार्तिक के गल थपथपाए। ये देखते ही मिसेस कपूर चौंक गई और डॉक्टर राठी तो भड़क उठे। होल्ड ऑन आदित्य, ये क्या कर रहे हो? फिर उन्होंने डॉक्टर मांजरेकर की तरफ देखकर कहा, इस पागल को आप जीनियस बता रहे थे, जो एक डेड बॉडी को रिस्पेक्ट नहीं देता। मुझे तो लग रहा है इसके साथ रहकर आपके दिमाग का पेंच भी ढीला हो गया है। अरे कोई रोको इसे। केबिन में खड़े दूसरे डॉक्टर भी अब आदित्य को अजीब नजरों से देखने लगते हैं। मैं आखिरी बार बता रहा हूँ, कार्तिक 20 मिनट पहले मर चुका है और तुम इसे जिंदा करने जैसी फालतू बात कर रहे हो। टाइम पास की भी हद होती है। जरा मिसेस कपूर के बारे में सोचो। एक माँ ने अपना बेटा खोया है और तुम हो कि कुछ भी बकवास किए जा रहे हो। लेकिन डॉक्टर आप मेरी बात तो सुनिए, आदित्य ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। क्यों सुनूं मैं एक पागल की बात? 25 साल होने हो आए मुझे इस हॉस्पिटल में काम करते हुए। मैंने बीमार को खड़े होते हुए देखा है, डेड बॉडी को नहीं। तभी हॉस्पिटल के 2 सिक्योरिटी गार्ड अंदर आते हैं। सर, आपने बुलाया? हाँ, डॉक्टर राठी ने कहा। इस पागल आदमी को पकड़कर यहाँ से बाहर ले जाओ और सीधा पुलिस के हवाले कर दो। इसका विरोध करते हुए आदित्य कहता है, पर मेरा गुनाह क्या है? अरे वाह, अब इलाज करने की जगह जिरह कर रहे हो। थोड़ी देर में तुम गुंडागर्दी पर उतर आओगे। एक डेड बॉडी को दवाई पिलाकर जिंदा करने का जो ड्रामा आज तुमने किया है ना, मैं उसके लिए तुम्हें जेल भिजवा कर रहूंगा ताकि अगली बार तुम किसी के सामने ये पागलपन करने की हिम्मत भी ना करो। अब आदित्य को लगने लगता है कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। आदित्य अपने लॉकेट की तरफ देखकर धीरे से कहता है, कोई चमत्कार दिखा दे बॉस। लेकिन शायद आज आदित्य का दिन ही खराब था। आदित्य चुपचाप गार्ड्स के साथ जाने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी मिसेस कपूर की आवाज आती है, कार्तिक मेरे बेटे, तू वापस आ गया।
देखिए डॉक्टर, कार्तिक का दिल फिर से धड़क रहा है। वॉट? डॉक्टर राठी को अपने कानों पर यकीन नहीं होता। वो भागकर कार्तिक के पास जाते हैं और जल्दी से कार्तिक की नब्ज देखते हैं। डॉक्टर राठी चौंक जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो 20 मिनट पहले मर गया था। ये पॉसिबल ही नहीं है। ये सुनकर मिसेस कपूर ने कहा, क्यों पॉसिबल नहीं है डॉक्टर? आदित्य ने तो पहले ही कहा था कि वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखा सकता है और उसने करके दिखा दिया। ये सब सुनते ही डॉक्टर मांजरेकर भी खुशी से उछल पड़ते हैं जैसे उनकी भी जीत हुई हो। डॉक्टर मांजरेकर जल्दी से कार्तिक के पास जाते हैं और कार्तिक के दिल की धड़कन और उसका बीपी चेक करने लगते हैं। कार्तिक ने आदित्य की दी हुई दवाई पर अच्छे से रिस्पॉन्ड किया था और उसका बीपी और हार्ट रेट बिल्कुल नॉर्मल थे। जैसे ही वहां खड़े सारे लोग डॉक्टर मांजरेकर का एनालिसिस सुनते हैं, वो खुशी खुशी आदित्य को बधाई देने लगते हैं। ये सब देखकर डॉक्टर राठी का सिर चकरा जाता है और वो भी कहने को मजबूर हो जाते हैं, मुझे मानना पड़ेगा कि मेडिकल साइंस के अलावा भी एक अनदेखी फोर्स है जो इंसान की जिंदगी और मौत को अपने हाथ में रखती है। आपने एकदम सच कहा मिसेस कपूर ने हाथ जोड़कर कहा। तभी वहां खड़े डॉक्टर मांजरेकर ने सबका ध्यान खींचते हुए कहा, मुझे लगता है कार्तिक को होश आ रहा है। हम सबको थोड़ी शांति रखनी चाहिए। डॉक्टर मांजरेकर की बात से सब सहमति जताते हैं। वही डॉक्टर अर्जुन राठी, जो अब आदित्य से बहुत इम्प्रेस हो चुके हैं, वो धीमी आवाज में कहते हैं, आप प्लीज मेरे केबिन में जाकर बैठिए। मैं कार्तिक को देखकर आपसे बात करना चाहता हूँ। डॉक्टर राठी की बातों से साफ लग रहा था कि उनके दिल में अब आदित्य के लिए कितना रिस्पेक्ट आ गया है। इसी मौके का फायदा उठाकर डॉक्टर मांजरेकर ने भी कहा, सर तो मेरा क्या, वो 10 मिनट बाद आपको केबिन में मिलने वाली बात याद रखूँ या जाने दूँ? फिलहाल तो हम दोनों को यहाँ कार्तिक को देखना है, बाद की बाद में देखते हैं। इतना कहकर डॉक्टर राठी बोलते बोलते खुद ही हंस पड़े। तारांकन 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 तारांकन। करीब 20 मिनट बाद जब डॉक्टर राठी डॉक्टर मांजरेकर के साथ अपने केबिन में आए तो आदित्य भी वही था। डॉक्टर राठी ने सीधा जाकर आदित्य से पहले तो हाथ मिलाया। आई एम सॉरी आदित्य, मुझे आपके बारे में पता नहीं था, तो ना जाने मैं आपको क्या क्या बोल गया। प्लीज नो हार्ड फीलिंग्स। इट्स ओके डॉक्टर, आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आदित्य ने विनम्रता से जवाब दिया। शर्मिंदा आपको नहीं, मुझे महसूस करना चाहिए। आपने जो काम किया है, इसे देखकर मेरा तो सिर ही चकरा गया। फ्रैंकली स्पीकिंग, मेडिकल फील्ड में होने की वजह से मेरे लिए चमत्कार में विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। इतने में डॉक्टर मांजरेकर बोल पड़े, पहली बार मेरे मन में भी यही दुविधा थी, लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से चमत्कार होते हुए देखा तो इसलिए आपसे कहा था कि आदित्य को एक चांस दे दीजिए। तभी कोई शख्स डॉक्टर अर्जुन राठी के केबिन का दरवाज़ा नॉक करता है और दरवाज़ा खुलता है। सब देखते हैं कि सामने एक 45 to 46 उम्र का बेहद हैंडसम आदमी खड़ा हुआ है, दिखने में बिल्कुल कार्तिक जैसा, वही लुक और शार्प फीचर्स। उसे देखते ही पता चल जाता है कि ये कार्तिक के पिता हैं, रजत कपूर। रजत कपूर केबिन के अंदर आते हैं और उनके आसपास उसके 4 बॉडीगार्ड्स भी होते हैं। रजत कपूर को देखते ही डॉक्टर राठी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वो उठकर खड़े हो जाते हैं। हेलो मिस्टर रजत, प्लीज आइए। हेलो डॉक्टर राठी, क्या मैं उस शख्स से मिल सकता हूँ जिन्होंने मेरे कार्तिक की जान बचाई है? जी, इनसे मिलिए, ये है आदित्य। डॉक्टर राठी ने आदित्य की तरफ इशारा करते हुए कहा। रजत कपूर फौरन आदित्य के पास पहुंच जाते हैं और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, थैंक यू वेरी मच यंग मैन। तुम नहीं जानते कि कार्तिक मेरा इकलौता बेटा है और अगर उसे कुछ हो जाता तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाता। मेरी प्रॉपर्टी, मेरे बिजनेस, उस सब का क्या होता? मरने के बाद मैं अपने बड़ों को क्या जवाब देता कि मैं अपने बच्चे का ध्यान भी नहीं रख पाया। ये सब सुनकर आदित्य ने बड़ी शांति से रजत कपूर से कहा, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना? हाँ, और उसका सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है। तभी एक सुंदर सी लड़की डॉक्टर राठी के केबिन में आती है। उसके कपड़ों और चलने का स्टाइल, मेकअप देखकर कोई भी बता सकता था कि वो किसी ऊंची पोस्ट पर काम करने वाली लड़की है। एक पल के लिए आदित्य भी उस लड़की को देखता रह जाता है और मन ही मन सोचता है, तानिया भी तो इसी तरह अपने ऑफिस में तैयार होकर जाती है। तानिया की भी तो ऐसी ही पर्सनैलिटी है, एक बार कोई देखे तो बस देखता ही रह जाए। हेलो सर, उस लड़की ने रजत कपूर की तरफ देखकर कहा। अरे आओ मौसमी। फिर रजत कपूर ने उस लड़की का परिचय कराते हुए कहा,
ये मौसमी रॉय है, मेरी सेक्रेटरी। फिर उन्होंने मौसमी से पूछा, एनवेलप रेडी है? मौसमी ने फौरन अपने बैग से एनवेलप निकाला और रजत कपूर के हाथ में थमा। फिर रजत कपूर ने उस एनवेलप को आदित्य के हाथ में देते हुए कहा, इसमें रजत वैली और मधुबनी वैली के बीच हुए पेपर्स है और इस पर हमने तुम्हारा नाम लिखा है। इतना सुनते ही वहीं मौजूद डॉक्टर राठी और डॉक्टर मांजरेकर के कान खड़े हो जाते हैं। श्रीजल नगर में हर कोई इन दो प्रोजेक्ट्स के बारे में जानता था। ये दोनों प्रोजेक्ट्स कपूर प्रॉपर्टीज के थे और इन दोनों प्रोजेक्ट्स में सस्ते से सस्ता घर भी करोड़ों का था। ये बात आदित्य भी जानता था। तभी डॉक्टर मांजरेकर ने धीरे से डॉक्टर राठी के कान में कहा, सर अगर हम गिनती शुरू करें तो इन दोनों प्रोजेक्ट्स की कीमत बिलियंस में है, लेकिन कपूर्स के लिए तो ये सिर्फ एक बिजनेस है। डॉक्टर राठी ने भी डॉक्टर मांजरेकर की बात पर हामी भरते हुए कहा, हाँ देखो ना, 10 करोड़ तो हमारी नज़रों के सामने ऐसे दे दिए जैसे बच्चे को रास्ते से चॉकलेट दिला दी। जब डॉक्टर राठी के केबिन में ये बातें चल रही थी, तब वही केबिन के बाहर भी कुछ डॉक्टर्स और नर्सेस खड़े थे, जिनके कानों में ये बात पहले ही पड़ चुकी थी और वो सब वहां जमा होकर कानाफूसी करने लगे। रजत वैली और मधुबनी वैली मतलब फ्यूचर में अगर वहां के घर को रेंट पर भी दे दिया जाए तो लाखों में रेंट आएगा। सच में रजत कपूर कितने ग्रेट हैं। उन्होंने जो 10 करोड़ रुपए देने का वादा किया था, देखो कैसे उसे ईमानदारी से निभा दिया। हायम, कौन है वो भाग्यशाली इंसान? अगर वो कुंवारा है तो मैं उसी से शादी करना चाहूंगी। एक तरफ कुछ लोगों को आदित्य की किस्मत से जलन हो रही थी, तो दूसरी तरफ सारी लेडी डॉक्टर्स और नर्सेस आदित्य में अपने सपनों का राजकुमार ढूंढ रही थी। अपनी आंखों के सामने आदित्य को 10 करोड़ रुपए मिलते देख रजत कपूर की सेक्रेटरी मौसमी भी मन ही मन सोचने लगी, हाय रे किस्मत, कितना लकी है ये आदित्य। इतने सारे पैसे कमाने में पता नहीं मेरे कितने जन्म बीत जाएंगे। अब तो ये आदित्य एकदम ठाठ से अपनी जिंदगी जिएगा और जिंदगी के मजे लूटेगा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो वहां मौजूद कोई भी इंसान सोच भी नहीं सकता था। मौसमी और बाकी लोगों को गलत साबित करते हुए आदित्य ने रजत कपूर को वो एनवेलप वापस देते हुए कहा, नहीं सर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने मिसेस कपूर से पहले ही कह दिया था कि मैं कार्तिक का ट्रीटमेंट फ्री में करूंगा। मैं इसे सेवा ही मानता हूँ, ये कोई मेरा बिजनेस नहीं है। आदित्य की बात सुनकर केबिन में खड़े सभी लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उन्हें समझ नहीं आता कि वो आदित्य के इस फैसले की तारीफ करे या उसका मजाक उड़ाए। आखिर कोई 10 करोड़ रुपए लेने से इतनी आसानी से कैसे मना कर सकता है? आदित्य की बात सुनकर रजत कपूर भी शॉक्ड रह गए। रजत कपूर ने अपनी जिंदगी में बहुत से लोग देखे थे, पर कोई इंसान 10 करोड़ जितनी बड़ी रकम को ना कह दे, और वो भी इस तरह। तो क्या होगा आगे कहानी में? क्या रजत कपूर आदित्य के फैसले को एक्सेप्ट कर पाएंगे, या आदित्य की इस ना को वो अपनी ईगो का इशू बना देंगे? क्या मौसमी आदित्य की जिंदगी में अपने लिए जगह बनाने का सपना तो नहीं संजोने लगेगी? और क्या होगा जब तानिया को इस सब के बारे में पता चलेगा?